हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त और आनंद में हैं। बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है, जिसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोड्स के टाइप पढ़े हैं, कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, राइट। और उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। आज के सेशन के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कुछ एप्लीकेशंस की भी चर्चा करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वापस रिवाइज करा देता हूं ताकि अपने को इसकी एप्लीकेशन समझने में आसानी रहे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन आयंस का सॉल्यूशन फिल करते हैं। यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली 1 मोलर HCl या H2SO4 या आप HNO3 ले सकते हो, जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो और जिसके अंदर H+ आयन आसानी से टूट सके, है ना। तो ये कितना लेते हैं? 1 मोलर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है और स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन की, ठीक है, और 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 1 बार क्या होना चाहिए बच्चों? 1 बार प्रेशर होना चाहिए गैस का, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया जो कि एसिड का सॉल्यूशन है। उसके अंदर एक कांच की ट्यूब लगाते हैं। कांच की ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनियम का वायर और इस वायर से प्लेटिनियम की प्लेट जोड़ के रखते हैं, जिस पर सारी रिएक्शंस होती है। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के अंदर फिल करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस यहां पर नीचे आती है और हाइड्रोजन गैस नीचे आने के बाद जो है इस प्लेट पर रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब बहुत ही ब्रीफ में अगर बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, E0 की वैल्यू वो होती है 0। किसके लिए? SHE के लिए। इसीलिए हम इसको किसके रूप में यूज करते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। क्यों? ताकि दूसरे अदर इलेक्ट्रोड्स के अदर हाफ सेल के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका 0 होता है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू, जो वोल्टमीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली दूसरे हाफ सेल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं, SHE का यूज करते हैं, ठीक। ये एज अ एनोड और एज अ कैथोड यूज होता है। एज अ एनोड और एज अ कैथोड यूज होता है। एज अ एनोड यूज करेंगे जब हमें कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जब हमें एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तब ये एज अ कैथोड यूज होगा, जब एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना। चलिए, अब एनोड, एज अ एनोड जब ये काम करता है तब इस पर क्या रिएक्शन होती है? एनोड काम करता है ये, तब इस पर रिएक्शन क्या होती है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं H+ के, और ये हाइड्रोजन गैस आपने बाहर से इसमें इनर्ट करी है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम एनोड पर। तो ये जो हाइड्रोजन गैस आपने इंसर्ट करी है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो आपने यहां से बाहर से दी है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है और 2H+ बन जाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? H2/2H+। ये H2 गैस थी, ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। और PT हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो कि इस रिएक्शन के अंदर भाग नहीं ले रहा है। ये एनोड पर रिएक्शन होगी। एज अ कैथोड जब इसका यूज होगा, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब ये जो H+ आयंस आपको सॉल्यूशन के अंदर दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे सर? इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, क्योंकि ये जब एज अ कैथोड यूज होगा तो कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वहां से आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। और ये H2 गैस के बुलबुले आप लोगों को इस कंटेनर के अंदर दिख रहे होंगे, ये वाले, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कब बनते हैं, जब ये एज अ कैथोड यूज होता है, ठीक है। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, H+ और क्या बन गया है, H2 गैस, ठीक है। और Pt यहां पर लास्ट में लिखते हैं एज अ कैथोड यूज करते। अब बात इतनी सी है। अब अगर इसकी बात करें हम, तो फिर इसके अंदर ये जो आपने स्ट्राइक्योमेट्री कोफिशिएंट लिखे हैं, ये यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, अदर इलेक्ट्रोड, अदर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, है ना, कैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क करता है। चलिए देखें, यहां पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक हाफ सेल के साथ में हमने कनेक्ट किया है, ताकि जिंक हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कौन है, SHE है, ये वाला इलेक्ट्रोड SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और ये जिंक सल्फेट या फिर जिंक नाइट्रेट यहां पर ले रखा है आपने, जिंक नाइट्रेट का आपने एक हाफ सेल बनाया, ठीक है। दोनों को आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अभी के लिए समझ लेते हैं, इसको एज अ कैथोड यूज कर रहे हैं जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट के साथ। हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कब जो है इसको एज अ कैथोड यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और कब एज अ एनोड यूज करते हैं। या फिर मैं आपको दो एलिमेंट्स दूं और उनके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दूं, तो आप लोग बता दोगे कि सर इसमें से ये वाला एनोड यूज करेंगे, या फिर ये एज अ एनोड वर्क करेगा और ये एज अ कैथोड वर्क करेगा। बहुत ईजी है, सारी चीजें आपको बहुत समझ में आ जाएगी। चलिए, तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि ये एज अ कैथोड यूज हो रहा है जिंक के साथ में, है ना। चलिए, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो रिएक्शंस हो रही है। यहाँ पर एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो रही है एनोड पर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल Zn से Zn2+ बन रहा है, और रिडक्शन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि एज अ कैथोड ये रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन की रिएक्शन होगी H+, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। और ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है बच्चों, ओवरऑल सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड को जोड़ने पर ये वाली रिएक्शन मिली है मेरे को, आप लोगों को दिख रही होगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिंक प्लस 2H+, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में चले गए हैं, Zn2+ एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। अलग अलग रिएक्शंस लिखूं क्या मैं, यहां पर लिखी हुई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन किस पर होगी, एनोड पर होगी, एनोड। और वो क्या होगी, Zn ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और Zn2+ बन गए। ये सॉलिड और एक्वस आप लोग लिखते हैं, ठीक है। रिडक्शन की रिएक्शन कौन सी होगी, अच्छा इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, Zn से Zn2+ बना, ठीक है। सेल, इसका हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अगर मैं रिडक्शन की बात करूं बच्चों, तो वो किस पर होगा, कैथोड पर होगा। और कैथोड यहां पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया है, तो फिर ये क्या हो गया, H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, इसको जिंक से मिले, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 गैस बन गया। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, H+, अच्छा स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं, H2, ये एक्वस था और ये गैस है। अब ये गैस के बुलबुले, ये गैस के बुलबुले यहाँ पर बने हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और पास में लिख देंगे प्लेटिनियम,
ठीक है, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जिंक से Zn2+ और 2H+ से H2 गैस, ये बनी, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन अपने को। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ कि अब अपने को क्या निकालना है। अच्छा, इस वोल्ट मीटर पर इस पूरे सेल की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 0.76 वोल्ट। हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ताकि जो कनेक्टेड सेल है, कनेक्टेड हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके, है ना। चलिए, तो फिर क्या करते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर हम ई सेल की वैल्यू अगर हम लिखें ई नॉट सेल, क्यों, क्योंकि हमने 1 मोलर लिया, ये सॉल्यूशन भी 1 मोलर है, ये सॉल्यूशन भी 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो आपके सेल का पोटेंशियल आएगा उसको अपन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों, ये वाले फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो हम लोग जानते हैं कि साहब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो ये प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें सारी की सारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा हो तब तक हमें रिडक्शन पोटेंशियल पे ही डील करनी है, इससे काफी आसानी होगी आप लोगों को देखना। ठीक, चलिए, अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, 0.76 वोल्ट। कैथोड, कैथोड कौन है, कैथोड ये वाला सेल है सर, ये वाले सेल की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू सर 0 होती है, तभी तो हम इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है। तो 0 माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो एनोड पर कौन है, जिंक, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, अब देखो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मैं ऐसे लिखूंगा ई नॉट Zn 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी। ठीक है, देखो Zn से Zn2+ गया, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। अगर Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Zn बनेगा, यही तो रिडक्शन हुआ। तो हर एक, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक हाफ सेल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पोटेंशियल होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Zn2+ से Z। ठीक है, अब ये माइनस में आ गया, अब तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट Zn2+ से Zn, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होता, अब अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप लोग समझ जाना कि अगर मेरे को, ये तो है इसका Zn का रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, मैं यहां पर लिखूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी हाफ सेल का, तो ये वैल्यू इसका माइनस आ जाएगा। हम जानते हैं कि भाई ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ आप लोग। तो फिर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे लिखूंगा बच्चों, ई नॉट Zn से Zn2+, देखो यहाँ पर ये Zn2+ से Zn लिखा है, रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखी, और Zn से Zn2+ का मतलब है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये माइनस पहले से ही है और माइनस अब और लग जाएगा क्योंकि इसका जो रिलेशन है ये है, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ये इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिख रही है ये आपके, ये इस सेल के पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, सेल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हमने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाली है। बहुत इजी सी चीजें हैं, आप लोग अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो कभी गलत नहीं हो। ठीक है, ये देखो कॉपर के साथ में, कॉपर आयंस के सॉल्यूशन के साथ में आपको ध्यान रखना है,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड यूज करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग बता दोगे कि किसके साथ में हाइड्रोजन को एज अ कैथोड और किसके साथ में एज अ एनोड यूज करते हैं, है ना। तो अभी के लिए याद कर दो कि कॉपर, ये कॉपर वाला सॉल्यूशन है, ये कॉपर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस होंगे, यहां पर बच्चों H+ आयंस है ना, बोलो। अब ये एज अ एनोड यूज होगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये जो वोल्टेज निकला है ये इस सेल का पोटेंशियल निकला है, ठीक है। अब हम लोगों को तो कॉपर का निकालना है, तो सर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर मैं रिएक्शंस लिखूं तो आप लोग मुझे बता दोगे एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। एनोड पर रिएक्शन होगी सर, एनोड पर रिएक्शन होगी सर, एनोड कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो एनोड एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होता है एनोड। तो हाइड्रोजन गैस जो कि इसके अंदर आ रही है उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके H2+ बना देगी, H+ बना देगी। रिप्रेजेंटेशन लिखें, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2 H+ और ब्रैकेट में Pt, ठीक। अब ये एक्वस और गैस वाला आप लोग लिख देना। अगर मैं कैथोड के रूप में लिखूंगा तो कैथोड के रूप में यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर रिडक्शन होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉपर गेन करके यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, रिएक्शन होगी कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड बन जाता है ना। अगर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो Cu2+ ऑब्लिक Cu सॉलिड, ये किसका है, कैथोड का। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन होगी सर, आप इन दोनों को जोड़ दो, ये होगी आपके, पहले एनोड लिखते हैं Pt H2/H+, सॉल्ट ब्रिज वाला निशान, और Cu2+ और Cu, ये सर सेल रिएक्शन होगी। अब अगर आपको सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना हो तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कि E0 कैथोड, E0 कैथोड को मैं क्या लिख सकता हूं, E0 कैथोड पर कौन है, कॉपर है, और ये सारे के सारे किसके पोटेंशियल होते हैं, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जब यूज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है, RP यूज करते हैं, दोनों का ही है ना। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं इस कैथोड को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कैथोड को, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो कैथोड पर कौन है, कॉपर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों E0 Cu2+ से Cu, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो इसका ऑक्सीडेशन की, ये इक्वेशन तो ऑक्सीडेशन की, लेकिन अगर मैं इसको रिडक्शन की लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, H+ से H2, यही तो लिखूंगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखने पर अपने को माइनस में E0, एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल की लिखने के लिए इसका जो नोटेशन होगा वो ऐसा होगा, H+ से H2, रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। और ये E0 सेल है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.33 वोल्ट, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगी आपके 0.33 वोल्ट इज इक्वल टू E0 Cu2+ से Cu, मतलब कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये, और जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है आपके, है Zn2+ से Zn, यही तो हुआ है, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, है ना। कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू Cu2+ से Cu,
कितनी है 0.33 वोल्ट। अब ई नॉट सेल, गैल्वेनिक सेल में इन दोनों से अगर डैनियल सेल बना रहा हूं तो इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, आपके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ऐसे लिखूं सर, ऐसे ही लिखो ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ ऐसे ही लिखते हैं। तो Cu कैथोड पे Cu है, Cu2 प्लस से Cu माइनस Zn2 प्लस से Zn। इसकी वैल्यू कितनी है 0.33 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 0.76, और ये कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा आपके किसके सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये मैंने पिछले सेशन के अंदर आपको बताया था। डैनियल सेल जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से बने डैनियल सेल में आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ली जाए तो कितना आएगा 1.1 वोल्ट आएगा, है ना। तो इस टाइप से 1.1 वोल्ट आया। होपफुली आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ये ट्रिक अपन बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को डिनोट करती है। दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट होती है सर प्रेशर हो 1 बार, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, और आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हर हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल, जब भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं तो समझ लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला तो समझ लेना वो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, सेल की रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है रिडक्शन करने की पावर, और रिडक्शन दूसरों को रिडक्शन करता है कौन? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो अभी हम समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उससे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, फिर ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह मैं आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, अगर इन चीजों को आप बहुत अच्छे से करते हो, उसके बाद में काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और आप जेई मेंस और नीट के अंदर बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर कर पाओगे अगर आप सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ाई करते हो तो, है ना। सिस्टमेटिकली ढंग से मतलब कि बच्चों आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़िए। ठीक है, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल पर वर्क कीजिए आप। ठीक है, और उस शेड्यूल के आधार पर यदि आप डेली बेसिस पर लगातार स्टडीज करते हो तो नो डाउट आप 1 महीने के अंदर अंदर इतनी चीजें इंप्रूव कर दोगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, फिर चीजें बहुत आसान होती जाती। ठीक, चलिए अब देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करती है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताती है आपको अलग अलग एलिमेंट्स की। ठीक, अब देखो यहां पर इस सीरीज के अंदर ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन। अगर आप ध्यान से इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो देखो सबका रिडक्शन हो रहा है। लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लिथियम सॉलिड बना, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने पर इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो -3.04। फ्लोरीन गैस F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2F- बन गया। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
रिडक्शन हुआ है इसका, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट 2.9 2.8, ठीक। तो आप ध्यान से देखोगे तो सबका रिडक्शन हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब जिसका रिडक्शन जितना अच्छा होगा, जो आसानी से जिसका रिडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दो हाफ सेल होते हैं, एक गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो दूसरे से खींच के लाएगा, दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। जो आसानी से क्या करता है, जिसका आसानी से खुद का रिडक्शन हो जाए, जिसका आसानी से खुद का रिडक्शन हो जाए, वो दूसरे का क्या कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। जिसका आसानी से खुद का रिडक्शन हो जाए, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का रिडक्शन करे दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अरे बोलो भाई। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करे दूसरे का रिडक्शन करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसकी दूसरे को रिडक्शन करने की कैपेबिलिटीज ज्यादा हो, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। जिसकी दूसरे को ऑक्सीडेशन करने की पावर ज्यादा हो, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि जो सेल्फ खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे का क्या करे, अदर रिडक्शन करे। अदर का रिडक्शन कैसे करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, ताकि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को गेन कर, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो खुद का ऑक्सीडेशन करे, दूसरे का रिडक्शन करे, तो ऐसे को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो सेल्फ खुद का क्या करे, रिडक्शन करे, जो खुद का रिडक्शन जितना अच्छा करेगा, आसानी से करेगा, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन उतना ही आसानी से करे। और दूसरों का क्या करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, उसको बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। अब जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और जो जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। समझने की कोशिश करना आप लोग। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आपकी कमांड बन गई, तो यूं समझ लो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके कब्जे में है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपके बहुत यूज होगी। आप लोग पता लगा पाओगे कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही। ऐसे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे कि ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है और ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर आप बहुत ढंग से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर को पूरा देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कोई भी चीज स्किप करके ना देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। सारी फैसिलिटीज आजकल तुम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लोगों को बहुत बढ़िया कंटेंट मैं अब अवेलेबल कराऊंगा। अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओगे, है ना। चलिए, हाँ, तो अब बात कर रहे हैं हम इस सीरीज को। देखो आप लोग, तो यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी स्पीसीज है, उसके अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों E0 की है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट। ठीक है, और ये E0 की वैल्यू, अगर आप हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स की वैल्यू देखोगे तो ये आपको पॉजिटिव दिख रही है, और नीचे वाले एलिमेंट्स की वैल्यू देखोगे तो नेगेटिव दिख रही है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि साहब जितनी ज्यादा आपके E0 की वैल्यू है, जितनी ज्यादा
रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वह उतना ही आसानी से खुद का रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही आसानी से। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो दूसरे का उतनी ही आसानी से ऑक्सीडेशन करता है, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी जितनी ज्यादा E0 Rp की वैल्यू, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भाई बोलो, राइट? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी देखो ना गैसेस है। फ्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 2F माइनस बन जाएगा, तो वह उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, राइट? ठीक है, वैसे ही ये सारे के सारे देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं। लिथियम, ये देखो सारे के सारे मेटल है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर H2O की बात नहीं कर रहे हैं, जिंक, Fe, कैडमियम, निकेल, लेड, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स। और ये मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, वो गेन नहीं करना चाहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाह रहे हैं, है ना? लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराया है, तो इसके E0 की वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है नेगेटिव है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करना चाहते हैं? ये। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन आसानी से होगा, और जिसका रिडक्शन आसानी से होगा वो दूसरे वाले हाफ सेल का ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी। तो ऊपर जाने पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऊपर जाने पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों अगर नीचे आते हो तो फिर आपके रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप देख रहे हो उसमें नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, और ऊपर जाने पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि सर मुझे आप बताओ कि ये I2 और Ni में, I2 और Ni में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों I2 आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ऊपर है सीरीज के अंदर। क्यों सर? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.54 है, और इसकी है माइनस की 0.26। तो ज्यादा किसकी है? इसकी है, ऊपर वाले की। राइट और नॉट? राइट, है ना? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी कम वो बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक बात है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं कि सर हाइड्रोजन की ये हाइड्रोजन की E0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है सर। अब इससे नीचे वाले जो आने वाले जो एलिमेंट्स है, इसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू माइनस में है, हाइड्रोजन की वैल्यू उनसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का आसानी से रिडक्शन होगा इन सब के कंपैरिजन में, इसका आसानी से रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पर होता है। तो इन सब के लिए हाइड्रोजन, एज अ कैथोड यूज होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का यूज करते हो ना आप लोग, तो इन सब के लिए SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन आसानी से होगा इन सब के कंपैरिजन। इन सब के कंपैरिजन में हाइड्रोजन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे भाई बोलो, है ना? इसीलिए आपने जिंक के साथ में इसको एज अ कैथोड यूज किया था, और कॉपर के साथ में एज अ एनोड यूज किया था, क्योंकि कॉपर इससे ऊपर है। कॉपर की वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसकी 0.34 0.33 समथिंग अपने आई थी, और जिंक की माइनस की 0.76, है ना? तो इसकी वैल्यू
कॉपर की वैल्यू इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो कॉपर एज अ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका खुद का रिडक्शन अच्छे से हो सके, दूसरे से इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, खुद दूसरे से इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा, राइट। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको एज अ कैथोड यूज करते हैं। तो यहां पर हमने एज अ कैथोड यूज, एनोड यूज किया था कॉपर को, और हाइड्रोजन को एज अ कैथोड यूज किया। और जिंक की कंपैरिजन, जिंक के साथ में इसको हमने हाइड्रोजन को एज अ कैथोड यूज किया था, ठीक है। तो ये बातें आप लोग, अगर मैं दो एलिमेंट्स बोलूं कि Br2 और Ag के अंदर मुझे बताओ किसको आप कैथोड बनाओगे और किसको एनोड बनाओगे, तो आप फटाक से बोल दोगे सर हम जो ऊपर आ रहा है उसको हम कैथोड बनाएंगे और जो नीचे आ रहा है उसको हम एनोड बनाएंगे। अब ये कतई नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले कैथोड और नीचे वाले एनोड, नहीं, ठीक है। अगर आप दो के कंपैरिजन में करोगे, बात सिंपल सी बात है, दो का कंपैरिजन करोगे तो जिसकी ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और अब मैं ई नॉट बोलूं, जब भी सिर्फ ई नॉट बोलूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं बोला, तो आप समझ लेना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बोल रहा हूं। अरे भाई बोलो, अगर बोलो समझ में आया है तो बोलो भाई, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, इन दोनों के कंपैरिजन Br2 और Ag के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इसकी ज्यादा है, तो ये एज अ कैथोड यूज होगा, और जिसकी कम है वो एज अ एनोड यूज होगा। बोलो भाई, ठीक है। तो यहां से आप लोग आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कौन सी, अभी आप बात कर रहे थे सर इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ई नॉट सेल मस्ट बी, ई नॉट सेल मस्ट बी, ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 से, ई नॉट सेल की वैल्यू बोला है मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, पूरे सेल की वैल्यू, सेल की वैल्यू। अब जब सेल बोलेंगे तब रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं, सेल के अंदर तो दोनों आ गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, है ना। उसके अंदर फिर आरपी ओपी नहीं होता, वो तो सेल पोटेंशियल होता है ना। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में अपना डाउट लिखकर जरूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी 0 से ज्यादा है तो वो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, अगर 0 से कम है तो फिर नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के काफी ट्रिक्स वगैरह भी होती है। आप लोगों को ये अगर समझ में आ गई है तो आप लोग आसानी से इसको जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यूज के आधार पर ही सारा खेल होता है, और वैल्यूज बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर मिलती है, ठीक है। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को याद करने की, जिससे आप ये सीरीज याद भी कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ई नॉट आरपी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैं बोलूं ई नॉट आरपी की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पर ऊपर जाने पर बढ़ रही है, ई नॉट आरपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर क्या बढ़ेगा, तो फिर सर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी ऊपर जाने पर। सही बात है, ऊपर जाओगे तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि ई नॉट आरपी की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं कह सकता हूं ई नॉट आरपी की वैल्यू रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिड्यूसिंग पावर के इनवर्स, ठीक है। मैं कह सकता हूं अगर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर वो बढ़ेगी, और रिड्यूसिंग पावर घटेगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जाने पर नॉन मेटल के करेक्टर बढ़ रहे हैं, सारे के सारे नॉन मेटल आप लोगों को दिख रहे हैं। नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और ऊपर जाने पर, तो आप कह सकते हो ई नॉट आरपी, ऊपर जाने पर ई नॉट आरपी बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा ई नॉट आरपी बढ़ने से, ई नॉट आरपी बढ़ने से
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ई नॉट आरपी बढ़ने से रिड्यूसिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखने से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला कि ये रिएक्शन अकर करेगी या नहीं करेगी, पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं है वो हमें निकालने के लिए हमें सर स्टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप, हाँ मैं ये वैल्यूज आप लोगों को दे रखी होगी, वैल्यूज बिना वैल्यूज के आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपन क्या करते हैं, इस टेबल का यूज करते हैं बच्चों, है ना। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके बार बार काम आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बोला है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। हाँ अभी देखते हैं। अब पहले तो देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। यहां पर Mn का देखो, Mn का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 दूनी 8, और Mn का कितना हो जाएगा, -1 है तो +7। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो +7 से +2 पे गया है तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ये Br -1 से 0 पर गया है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ठीक बात है सर। अब आप है ना इसका सेल का नोटेशन लिख दो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, क्या लिखूं बच्चों, मैं यहां पर लिख दूंगा सेल का रिप्रेजेंट। अगर पहले एनोड लिखते हैं ना, तो एनोड कौन है, एनोड ऑक्सीडेशन जहां पर होगा उसका एनोड का लिखेंगे। सर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। Br माइनस से क्या हुआ है, Br2 बना है। फिर सर आप सॉल्ट ब्रिज लगा दो। फिर सर आप कैथोड लिख दो। कैथोड क्या है, MnO4 माइनस से, यहां पर इसको +7 को हटा देता हूं, है ना, MnO4 माइनस से Mn2+ बना है। सर ये तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा है, Mn का यहां पर +7 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये रिएक्शन आपने लिख दी सर, हाँ लिख दी। अब अगर आपको E0 निकालना होगा, E0 सेल निकालना होगा, तो आप फॉर्मूला क्या रखोगे, E0 कैथोड, ये एनोड है बच्चों और ये कैथोड है। लेकिन एनोड और कैथोड के यहां पर फॉर्मूले के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। तो कैथोड का लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, Mn2+ ऑब्लिक MnO4, सॉरी रिडक्शन तो यही है, ये MnO4 माइनस और Mn2+, ये इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पर +7 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और उधर गया तो +2 हो गया। अब इसका भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे के सारे रिडक्शन, या आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हो तो फिर माइनस का प्लस करना पड़ेगा, प्लस का माइनस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा E0, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लिखूंगा, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नोटेशन होता है, उसके अंदर हम मोस्टली क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो रिडक्शन वाली इक्वेशन अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसकी जस्ट उल्टी समझ लो, Br2 से Br-। ठीक है, अब वैल्यूज E0 सेल, अब बोला ये पॉसिबल है या नहीं है, अभी बता देते हैं। MnO4 से Mn, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये रही, MnO4 माइनस से Mn2+ बनी 1.51, कितनी है बच्चों, 1.5। ठीक है, और मुझे आप लोग बताओ इसकी वैल्यू कितनी है आपके Br माइनस से Br2 बनने की, सॉरी Br2 से Br माइनस बनने की, यही तो है रिडक्शन। देखो अपन ने यही तो फिर नोटेशन लिखा है, इसकी वैल्यू है 1.09, कितनी है 1.09। ठीक है,
तो ये वैल्यूज अपन रखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये वैल्यूज रखी यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है सर आपके mn वाली है ना 1.51, 1.5 और माइनस इसकी है 1.09। ठीक है, अब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से 9 गया 2, 4 का 4, 1 में से 1 गया 0, 0.42 वोल्ट। अब 0.42 वोल्ट पॉजिटिव है। ई नॉट सेल यदि पॉजिटिव हो तो मैं कह सकता हूं कि भैया वो रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। ई नॉट सेल अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। क्लियरली समझ में आ गया आपको, है ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें। इन गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज, ये क्वेश्चन एडवांस में आ रखा है 2014 के अंदर। ठीक है, इसने बोला है गैल्वेनिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। आप लोग ध्यान से समझोगे तो सॉल्ट ब्रिज आपके बेसिकली क्या करता है? दोनों सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखने का काम नहीं करता है क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने का काम ये नहीं करता क्या? इधर Na+ भेजेगा और इधर Cl- भेजेगा और इधर Na+ या K+ भेजेगा, तो इधर आपके ZnCl2 बन गया था और इधर आपके K2SO4 बन गया। ऐसा नहीं हुआ था क्या? अरे बोलो भाई, अगर ये ऐसा नहीं करे, अगर आप सॉल्ट ब्रिज की जगह सिर्फ और सिर्फ वायर यूज करो, तो इलेक्ट्रिकली अनन्यूट्रल हो जाएगा। इसके अंदर केमिकल का बैलेंस, जो आयन का बैलेंस है वो नहीं बैठेगा, और आयंस का बैलेंस नहीं होगा तो फिर सेल रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। किस पर इफेक्ट पड़ेगा? सेल रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये केमिकल तो इसके पार्टिसिपेट करते ही हैं, ठीक है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकली इन द सेल रिएक्शन। अच्छा, ये इस सेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन वो जा रहे हैं। इसके अंदर जैसे मान लो आपने NaCl भरा है, तो इसके अंदर Cl- आया एनोड के अंदर, इसके अंदर Na+ गया। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं। इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पर आपके ZnCl2 बना देंगे। क्या बना देंगे? ZnCl2 जिंक सल्फेट वाले सेल के अंदर, और यहाँ Na2SO4 बना देंगे। लेकिन अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूंगा तो सेल रिएक्शन में आपके आपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट जो भरा है वो कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन पूछा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकली इन द सेल रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ये आयंस के डिफ्यूजन को रोकता है, ठीक है। इज नेसेसरी फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के मिक्सिंग को भी इंश्योर करता है। लेकिन ये इसका जो सॉल्ट है वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? E0 फॉर I2 से I- बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके लिए जो E0 है यहां पर रिडक्शन हो रहा है। जहां जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसने पहले रिएक्शन दे दी है ना। वो कितना है? 0.54 वोल्ट फॉर द रिएक्शन हाफ I2 प्लस E- से I- बना है। द वैल्यू ऑफ E0 इज, तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको क्या बोला है कि स्ट्राइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को सेल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो स्ट्राइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लिखते हैं,
अगर मैं इसका I2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2I माइनस बना, इसका अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, I2 ऑब्लिक I माइनस या 2I माइनस लिखूंगा, I माइनस ही लिखूंगा, राइट। ये रिडक्शन, इसके E नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 0.54 वोल्ट, यही तो है। अगर आपके हाफ I2 प्लस E माइनस से आपने क्या बनाया है, I माइनस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या किया, बस 1/2 कर दिया, 1/2 किया तो ये 1/2 किया तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें 1/2 किया तो I माइनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो वो वही रहा है कि आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन होकर आयोडीन आयन बन रहा है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, और ये गैस की फॉर्म में है ना, ऐसा ही तो है। तो हो तो यही रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अफेक्ट नहीं करता है कौन, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू ई नॉट की वैल्यू इसकी रहेगी 0.54 वोल्ट, प्यारे बच्चों। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाएं, PYQs वगैरह लगाएं आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेई मेंस और नीट के लिए आप नरेंद्र अवस्थी बुक यूज कर सकते हो, नीट वाली, है ना, उसको आप अच्छे से लगाइए पूरी किताब को, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये बोला है फॉलोइंग रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो सर रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है, उसके लिए तो फिर आप है ना वो टेबल ले आओ आप, बिल्कुल आप लोगों के लिए टेबल हाजिर है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला है यहां पर, ये बोला है कि इस पहले तो देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। निकेल यहां पर सॉलिड फॉर्म में है, आपके इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 है, तो निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एज अ एनोड यूज होगा, ये एज अ क्या यूज होगा, एनोड यूज होगा। एल्यूमिनियम का यहाँ पर +3 से 0 गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पर कैथोड यूज होगा। रिएक्शन देखकर आपको पता चल जाएगा। अब इसके ई नॉट की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, ये मिली हुई है, टेबल आपके सामने ही रखी हुई है, ठीक है। तो फिर तो सर बिल्कुल ई नॉट की वैल्यू हमें पता होगी तो हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन ई नॉट सेल, अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं पूरी चीजें, तो मेरे को बताओ एनोड से हो जाएगा निकेल से, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, किस में चला गया, Ni2+ में चला गया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये एनोड लिख दिया, सॉल्ट ब्रिज का निशान। कैथोड पर क्या हुआ है, एल्यूमिनियम जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था आयन के रूप में, वो सॉलिड फॉर्म में बन गया है इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना। ये कौन है, ये सर एनोड है, ये कौन है, कैथोड है। ई नॉट सेल लिखेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला तो हम लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब रिडक्शन पोटेंशियल जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसका अगर नोटेशन लिखना हो तो फिर हम लोग ई नॉट कैथोड पर कौन है, कैथोड पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो Al3+ से Al माइनस ई नॉट। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको उल्टा करके लिखना है एनोड वाले को, Ni2+ से Ni। अब वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, Al3+ से Al बनने की जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, देख लो Al3+ से Al बनने की वैल्यू, Al3+ से Al बनने की जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -2.34 है, तो माइनस का 2.34, ठीक है, माइनस निकेल से आपके जो है Ni2+ निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल, यूं समझ लो निकेल 2+ से निकेल बनने का, ठीक है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये ऊपर है इन दोनों में, तो इसीलिए इसको एज अ एनोड और इसको एज अ कैथोड यूज किया है, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.26 है, माइनस का 0.26।
तो ये क्या हो जाएगा -2.34 माइनस माइनस प्लस 0.26 और ये 34 में से 26 गए, कितने बच गए 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके कितना माइनस का 2.8 ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, ई नॉट इज लेस देन 0, तो रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग बता पाओगे कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। इसमें ऊपर नीचे आपने एनोड कैथोड रखा है, लेकिन आप क्या करोगे, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ना यहां पर इसने एनोड को जो है, एनोड निकल का यहां पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम नीचे है और जो नीचे होगा उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और ऊपर जो होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो होगा उसका रिडक्शन आसानी से होगा। तो इसने यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसीलिए वैल्यू यहाँ पर गलत आई, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन के अंदर निकल एज अ कैथोड यूज होगा और एल्यूमिनियम एज अ एनोड यूज होगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अगर आपने निकल को एनोड बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू इससे ज्यादा है, और जिसके ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, दो जनों का अगर अपन कंपैरिजन करें, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है उसको हम कैथोड बनाएंगे, जिसकी कम है उसको एनोड बनाएंगे, ठीक है। तो एनोड यहां पर हमें एल्यूमिनियम को बनाना था और कैथोड, लेकिन यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है निकल का, तो यहां पर एनोड हम निकल को मानेंगे और निकल को एनोड मान के अपन ने फॉर्मूले में पुट करी वैल्यू, तो ई नॉट की वैल्यू माइनस में आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये जेईई मेंस 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, देखो Cr3+ से Cr गया, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.74। यहां पर हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +7, +7 से +2 गया Mn, तो रिडक्शन हुआ। इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इसकी भी Rp की वैल्यू दे रखी, ये ध्यान रखना है। अब देखना पड़ेगा आपको Rp की दे रखी है, OP की दे रखी। यहां पर Cr2O7 से, अब Cr2O7 में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, ये इसको मान लेते हैं 2x माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू -2, और 2x इज इक्वल टू 14 - 2 कितने हो गए 12, और x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर +6 से +3 गया, इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी। Cr कितना होता है 0 से -1 गया, इसकी भी रिडक्शन, तो सबकी Rp की वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसकी Rp की वैल्यू सबसे ज्यादा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा है, ठीक है। बेस्ड ऑन गिवन डाटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप लोग इस डेटा के आधार पर बता दो कि किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है Rp की। तो Rp की वैल्यू सबसे ज्यादा है भैया MnO4- की, तो MnO4- is the strongest ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका अच्छा Mn2+ नहीं, Mn2+ का तो यहां पर क्या हो रहा है, Mn2+ तो यहां पर बन रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस इज द राइट आंसर, राइट। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजी वे में अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना। तो आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और साथ साथ में अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नॉन-स्टिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। होपफुली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप सीरीज से सारे वीडियोस देखें, ठीक है। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से, उसके अंदर आप अच्छी बुक लगाएं, है ना। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर दोगे। आप लोग एफर्ट अपना पूरा लगाइए। देखो कंपटीशन नो डाउट हर जगह ज्यादा है, लेकिन आपके एफर्ट लगाने वाले कम है, ठीक है। आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, आप तगड़ा एफर्ट लगाइए
पूरी पावर के साथ में जीत आपकी निश्चित होगी। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।